हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहाँ पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 7 से 8 साल पहले अधिकांश यूरिया हमारे खेतों तक नहीं पहुँच पाता था और कालाबाजारी के कारण नष्ट हो जाता था। किसानों को यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सहकारिता से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान ये बातें कही। पीएम ने कहा कि भारत विदेश से यूरिया का आयात करता है, जिसमें 50 किलो यूरिया की एक बोरी की कीमत 3,500 रुपये है, लेकिन देश में यूरिया की एक ही बोरी सिर्फ 300 रुपये में किसानों को दी जाती है। हमारी सरकार यूरिया की एक बोरी पर 3,200 रुपये का भार वहन करती है। हमने तमाम मुश्किलों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन अपने किसानों को परेशान नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नई तकनीकों की कमी के कारण यूरिया कारखाने बंद थे। हमारी सरकार ने यूरिया फैक्ट्रियों को शुरू करने में जुटी है। यूपी और तेलंगाना की फैक्ट्रियों ने भी उत्पादन शुरू कर दिया है। शेष 3 बहुत जल्द उत्पादन शुरू करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ। हमने यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में 5 बंद उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू करने का काम किया। पीएम मोदी ने बताया कि कलोल में निर्मित नैनो यूरिया प्लांट की क्षमता 1.5 लाख बोतलों के निर्माण की है, लेकिन आने वाले समय में भारत में ऐसे 8 और प्लांट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हम आदर्श सहकारी ग्राम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के 6 गांवों को चिन्हित किया गया है जहां सहकारिता की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मुझे आज नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन करते हुए खुशी हुई। उन्होंने कहा कि देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसानों की ताकत बढ़ाते रहेंगे। डेयरी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में एक दिन में करीब 8 लाख करोड़ रुपए का दूध पैदा होता है। गेहूं और चावल के बाजार को मिला दें तो भी ये दूध उत्पादन से कम है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र के सहकारी मॉडल का उदाहरण हमारे सामने है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसमें गुजरात का बड़ा हिस्सा है। पिछले वर्षों में डेयरी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अधिक योगदान दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता विरोधी दल बनाया है। ये फैसला ठीक उस समय किया गया है जब यूपी विधानमंडल का सत्र चल रहा है। हालांकि इसकी वजह ये भी है कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी दल के नेता संजय लाठर का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था। अब देखा जाए तो जहां विधान परिषद में लाल बिहारी यादव नेता होंगे, वहीं विधानसभा में खुद अखिलेश यादव विरोधी दल नेता हैं। यानी एक ही जाति के नेता दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीति में हर बात के मायने होते हैं, तो इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कौन है लाल बिहारी यादव? लाल बिहारी यादव का नाम यूं हो बहुत ज्यादा चर्चा में कभी नहीं आया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने लाल बिहारी यादव को यूपी विधानमंडल के उच्च सदन का नेता बना दिया है। इंटर कॉलेज के प्रधान आचार्य रहे लाल बिहारी यादव शिक्षक नेता हैं और उन्होंने माध्यमिक शिक्षक संघ के वित्तविहीन गुट बनाया था। बलिया से मथुरा तक की पदयात्रा करके उन्होंने शिक्षकों के हितों को लेकर संदेश दिया था। लाल बिहारी यादव वाराणसी से शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी हैं। इसके साथ ही एक खास बात यह है कि लाल बिहारी यादव आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ से खुद अखिलेश यादव सांसद रहे हैं। लाल बिहारी यादव का आजमगढ़ कनेक्शन, ऐसे में ये भी चर्चा चल रही है कि यहां होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को उतार सकती है। चर्चा ये भी है कि इसीलिए आजमगढ़ के ही नेता को विधान परिषद में नेता विरोधी दल बनाया गया। दूसरी बात ये कि यहां यादव वोटरों की संख्या ज्यादा है। पहले से ही ये चर्चा भी चल रही है कि बीजेपी भी आजमगढ़ चुनाव में यादव चेहरे के तौर पर दिनेश लाल यादव यानी भोजपुरी स्टार निरहुआ को दोबारा चुनाव लड़ा सकती है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के आलीशान बंगले मन्नत के बाहर लगी नई नेम प्लेट गायब हो गई है। कुछ समय पहले गौरी खान और शाहरुख ने मिलकर अपने घर की नेम प्लेट बदलवाई थी। मन्नत जाने वाले कई फैंस ने इस नई नेम प्लेट की तारीफ की थी, लेकिन अब नेम प्लेट के गायब होने से फैंस चकरा गए हैं। सभी ट्विटर पर बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मन्नत की नेम प्लेट गई तो गई कहां?
गायब हो गई शाहरुख के घर की नेम प्लेट। बताया जाता है कि शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत के बाहर 25 लाख रुपए की चमचमाती नेम प्लेट लगवाई थी। इसके अचानक गायब होने के पीछे की कहानी आखिर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। पिछले महीने फैंस ने शाहरुख खान के बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट को नोटिस किया था। मन्नत की इस नेम प्लेट की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अब फैंस ने नोटिस किया है कि शाहरुख खान के घर के बाहर ये नेम प्लेट नहीं है। ब्रांडाबैंड स्टैंड स्थित शाहरुख खान का घर मन्नत किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। ढेरों फैंस से लेकर टूरिस्ट मुंबई में शाहरुख खान के घर की एक झलक देखने पहुंचते हैं। ऐसे में पिछले 2 हफ्तों से कई फैंस ने नोटिस किया है कि शाहरुख खान के मन्नत के बाहर से नेम प्लेट गायब है। राजस्थान के जयपुर में शनिवार को एक ही परिवार के 5 लोगों का शव कुएं में मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। सभी की हत्या की गई थी। अब इस मामले में जो सच्चाई सामने आई है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 3 महिलाओं की हत्या की गई है वो सभी पढ़ी लिखी थी, जबकि उनके पति अनपढ़ थे और शराब पीकर उन्हें पीटते थे। ये भी सामने आया है कि मृतक महिलाओं का बाल विवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन कर दिया है। 27 मई को शुरू हुआ यह इवेंट 29 मई को दोपहर 2 बजे तक चलेगा। ड्रोन महोत्सव में आपको कई तरह के ड्रोन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ हम इससे जुड़ी पॉलिसीज पर बात करेंगे। सरकार ने ड्रोन पॉलिसी और रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं, जिसे आपको जरूर जान लेना चाहिए। लाइसेंस से लेकर यूआईएन नंबर तक आइए जानते हैं इसकी कुछ खास बातें। किस तरह के ड्रोन आप भारत में उड़ा सकते हैं? भारत में 5 तरह के ड्रोन मिलते हैं। नैनो ड्रोन 250 ग्राम से कम वजन के, मिक्रो ड्रोन 2 किलोग्राम से कम और 250 ग्राम से ज्यादा वजन वाले, स्मॉल ड्रोन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम के बीच, मीडियम ड्रोन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम और बड़े ड्रोन 150 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले। चाहिए होगी परमिशन? सरकार ने ड्रोन्स के लिए आधिकारिक साइट डिजिटल स्काई लॉन्च कर दी है। इस साइट पर आपको एरियोस्पेस मैप की जानकारी मिलेगी। इस मैप पर आपको ग्रीन, येलो और रेड जोन की जानकारी मिलेगी। इसमें आपको नो फ्लाई जोन और कहां आप ड्रोन उड़ा सकते हैं जैसे जानकारी भी मिलेगी। ग्रीन जोन में आपको ड्रोन उड़ाने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होगी। क्या सभी को चाहिए होगी परमिशन? अगर आपके पास नैनो ड्रोन है तो इसके लिए आपको यूआईएन की जरूरत नहीं होगी। साथ ही आपको माइक्रो ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा सभी कैटेगरी के ड्रोन के लिए आपको यूआईएन जैसे परमिशन लेनी होगी। क्या है यूआईएन और क्यों है जरूरी? यूआईएन यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक तरह का यूनिक नंबर होता है जो हर ड्रोन यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए जारी किया जाता है। दरअसल सभी ड्रोन्स के लिए एक यूनिक नंबर होता है, जैसा आपकी कार या बाइक के लिए होता है। इस नंबर के बिना आपको ड्रोन उड़ाने की मंजूरी नहीं मिलेगी। ड्रोन के लिए इस नंबर को हासिल करने के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने होंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गैर सरकारी संगठनों के एक समूह ने दिल्ली के 7 घाटों से स्वच्छ यमुना अभियान शुरू किया है। स्वच्छ यमुना अभियान के तहत शनिवार को यमुना पर 7 घाटों की सफाई के लिए अभियान चलाया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि कालिंदी कुंज, छठ घाट, निगमबोध घाट और सिग्नेचर ब्रिज समेत 7 घाटों पर आयोजित अभियान में स्कूल कॉलेजों के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे शुरू हुए सफाई अभियान में दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हुए। स्वच्छ यमुना अभियान गतिविधियां प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को आयोजित की जाएंगी। राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, मगर कांग्रेस के लिए उम्मीदवार का चयन एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि सीटें कम हैं और दावेदारों की लंबी लाइन लगी है। हालत यह है कि कई दिनों के मंथन और बैठक के दौर के बावजूद प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। शनिवार रात दिल्ली में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर बैठकों का लंबा सिलसिला चलता रहा। यहां सहयोगी दलों के नेता भी चर्चा करने पहुंचे। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। वे यहां काफी देर तक बैठक में शामिल हुए। दोनों नेताओं के बीच राज्यसभा की सीट को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि अगर झामुमो सहमत हुआ तो कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो झामुमो राज्य की एकमात्र सीट पर खुद दावेदारी कर रहा है।
सीएम हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनकी पार्टी से उम्मीदवार हो और कांग्रेस हमारा समर्थन करे। बता दें कि झारखंड में राज्यसभा के लिए झामुमो और कांग्रेस में बात नहीं बन पा रही है। इससे पहले रांची में हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों के साथ बैठक की और अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर दी। झामुमो ने विधायक दल की बैठक में राज्यसभा के उम्मीदवार की घोषणा के लिए शिबू सोरेन को अधिकृत किया है। झामुमो समझौता करने के मूड में नहीं। सूत्रों के मुताबिक झामुमो अपना उम्मीदवार उतारने पर जोर दे रहा है, जबकि कांग्रेस और राजद की कोशिश है किसी आम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। झामुमो सूत्रों के मुताबिक पार्टी में 2-3 उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को माना जा रहा है। कांग्रेस के 11 प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। राज्यसभा की 57 सीटों में से कांग्रेस की 9 सीटों पर जीत पक्की मानी जा रही है। अगर सहयोगी दल का साथ मिला तो यह आंकड़ा 11 पहुंच सकता है। फिलहाल उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास बैठक चल रही है। इस बैठक में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। वहीं कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में भी राज्यसभा जाने के लिए नेताओं की कतार लगी है। पार्टी नेता कुमारी शैलजा, राजीव शुक्ला, रणदीप सुरजेवाला, आनंद शर्मा दावेदार हैं। इनमें से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मुंबई से गोरखपुर के लिए चले स्पाइस जेट विमान 737 SG 385 को वापस मुंबई लैंड करवाना पड़ गया। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही विमान के बाहरी विंडशील्ड पर क्रैक दिखाई पड़े, जिसके तुरंत बाद फ्लाइट को वापस मुंबई लैंड करवाने का फैसला हुआ। उस समय फ्लाइट में कितने यात्री मौजूद थे, ये अभी स्पष्ट नहीं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मुंबई से विमान ने सही टेक ऑफ कर लिया था, लेकिन बीच उड़ान के दौरान बाहरी विंडशील्ड पर क्रैक नजर आए। उसके बाद एफटीसी को जानकारी दी गई और विमान को वापस मुंबई लैंड करवाने का निर्णय हुआ। ये एक सामान्य लैंडिंग थी, कोई इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा नहीं हुई थी। अब किन कारणों की वजह से विंडशील्ड पर क्रैक आए, कोई तकनीकी खराबी रही या फिर कोई दूसरी वजह, अभी तक एयरलाइन ने इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने सिर्फ घटना की जानकारी दी है। ये भी बताया गया है कि वापस मुंबई लैंड करने का फैसला पिक ने लिया था। वैसे स्पाइस जेट पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में चल रहा है। 25 मई को जब स्पाइस जेट के आईटी सिस्टम पर रैनसमवेयर का अटैक हुआ था, उस वजह से हवाई जहाज के ऑपरेशन में दिक्कतें आई थी और यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रात भी गुजारनी पड़ गई थी। ऐसे में तभी से गलत कारणों से स्पाइस जेट चर्चा में चल रहा था। अब इस विंडशील्ड वाली घटना ने एक बार फिर स्पाइस जेट को सुर्खियों में ला दिया है। यात्रियों को अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता उठने लगी है। दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया में एक चर्च में शनिवार को मची भगदड़ में 31 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चर्च की ओर से शॉप फॉर फ्री चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लोग पहुंचे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नाइजीरिया में ऐसी घटनाएं आम हैं, जहां 80 मिलियन से अधिक लोग गरीबी में रहते हैं। न्यूज एजेंसी CNN ने पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि दक्षिण पूर्वी नाइजीरियाई शहर पोर्ट हरकोट में शनिवार को एक चर्च में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां काफी ज्यादा भीड़ थी। कार्यक्रम के बीच में अचानक भगदड़ मच गई, जिससे कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। बताया गया कि हताहतों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। खाना खाने के लिए एक साथ जुटे सैकड़ों लोग। बताया जा रहा है कि शनिवार तड़के चर्च में खाना खाने के लिए एक साथ सैकड़ों लोग पहुंच गए। इस दौरान लोगों की भीड़ ने चर्च की गेट को तोड़ दिया, जिससे भगदड़ मच गई। नाइजीरिया के नागरिक सुरक्षा कोर के एक क्षेत्रीय प्रवक्ता ओलुफेमी अयोडेल के अनुसार किंग्स असेंबली चर्च की ओर से शॉप फॉर फ्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा, सामान बांटने के दौरान भीड़ भाड़ के कारण भगदड़ मची। वहीं पुलिस की एक प्रवक्ता ग्रेस वोएंगिकोरो इरिंगेकोको का हवाला देते हुए न्यूज एजेंसी ने बताया कि चर्च का गेट बंद होने के बावजूद भीड़ ने जबरन एंट्री की, जिसके चलते एक घटना हुई। सुबह 9 बजे से शुरू होना था कार्यक्रम। 5 बजे पहुंचे लोग। इरिंगेकोको ने बताया कि चैरिटी कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू होना था, लेकिन दर्जनों लोग लाइन में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए सुबह 5 बजे पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बंद गेट को तोड़ दिया। घटनास्थल का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लाभार्थियों के लिए बने कपड़े और जूते दिखाए गए हैं। भाजपा पर हिंदी साम्राज्यवाद लागू करने की कोशिश के आरोपों के बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, किसी पर भी कोई भाषा न थोपें, किसी भी भाषा का विरोध न करें, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखें।
उपराष्ट्रपति ने यह बात तब कही जब तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी मंच पर मौजूद थे। एम के स्टालिन इस भाषा विवाद में शुरुआत से ही सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी से तमिल को हिंदी के बराबर दर्जा देने की मांग की थी। पीएम के साथ मंच साझा करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिल को हिंदी की तरह आधिकारिक भाषा और मद्रास हाईकोर्ट में भी आधिकारिक भाषा बनाया जाए। स्टालिन ने हिंदी पर अमित शाह के बयान पर तीखी टिप्पणी की थी। स्टालिन ने कहा कि यह देश की अखंडता को बर्बाद कर देगा। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी से कहा, तमिल को भी हिंदी के बराबर दर्जा मिले। दैनिक भास्कर। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी से कहा, तमिल को भी हिंदी के बराबर दर्जा मिले। अमित शाह के बयान पर मचा था बवाल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर लोगों से हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट करने का काम अगर कोई भाषा कर सकती है तो वे हिंदी ही है। भारत में कई भाषाएं हैं, सबका अपना महत्व है। पूरे देश में एक ही भाषा होना जरूरी है जो दुनिया में उसकी पहचान बन सके। अमित शाह ने कहा, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने के लिए हिंदी के इस्तेमाल पर जोर देना होगा। अमित शाह के इस बयान की क्षेत्रीय पार्टियों ने खूब आलोचना की थी। कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इसे राज्यों पर हिंदी भाषा थोपने का प्रयास बताया था। पूर्व सीएम दिवंगत एम करुणानिधि की 16 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। दैनिक भास्कर। पूर्व सीएम दिवंगत एम करुणानिधि की 16 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। पूर्व सीएम करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शनिवार को पूर्व सीएम दिवंगत एम करुणानिधि की 16 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने तमिलनाडु पहुंचे थे। इस दौरान सीएम एम के स्टालिन भी मौजूद रहे। करुणानिधि की यह प्रतिमा मांडुरार एस्टेट में स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल के परिसर में लगाई गई है। एम करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के सीएम रहे हैं। सबसे सीक्रेट जगह की कड़वी सच्चाई शिनजियांग पुलिस फाइल्स के नाम से दुनिया के सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सेंटर में करीब 10 लाख उइगर मुस्लिमों और अन्य जातीय धार्मिक अल्पसंख्यकों को बलपूर्वक बंदी बनाकर रखा गया है। यहाँ से भागने वालों को सीधे गोली मार दी जाती है। महिलाओं के साथ रेप और उनके प्राइवेट पार्ट में करंट लगाने के भी आरोप हैं। दरअसल शिक्षाविद और चीन सरकार के दस्तावेजों के इंटरनेशनल एक्सपर्टेरियन जेम्स ने चीन के अत्याचारों से जुड़ी फाइलें लीक की है। इसमें चीन के गुनाहों की पूरी दास्तां सिलसिलेवार तरीके से बताई गई है। इसे शिनजियांग पुलिस फाइल्स नाम दिया गया है। जेम्स अमेरिका किंगो द विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। ये दस्तावेज ऐसे समय में लीक किए गए हैं जब यूएन मानवाधिकारों के प्रमुख मिशेल बैचेलेट कंट्रोवर्शियल ट्रिप पर शिनजियांग जा रहे हैं। महिलाओं से गैंग रेप रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेंटर में बंदियों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता है। सेंटर के वॉच टावरों में मशीन गन और स्नाइपर राइफलें रखी जाती हैं। कोई महिला अगर सेंटर से निकल भागी है तो उससे पूछताछ के नाम पर रेप किया जाता है। यहाँ के महिलाओं से भी रेप होना आम है। तरसुने जियाउद्दीन 42 ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कुंस काउंटी के उइगर सेंटर में उसे पीटा गया, सेक्सुअल उत्पीड़न किया गया और गैंग रेप किया गया। मुझे 4 बार इंटरोगेशन सेंटर ले जाया गया। मेरे प्राइवेट पार्ट में बैटन से करंट लगाया गया। चीन का आरोपों से इनकार। चीन इन आरोपों से इनकार करता है और कहता है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल है। वहाँ लोग अपनी इच्छा से जाते हैं। यहाँ लोगों को फिर से ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वे अधिक पैसा कमा सकें। तस्वीरें देख दुनिया हैरान। चीन के डिटेंशन सेंटर की लीक तस्वीर। दस्तावेज ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इन दस्तावेजों में हजारों लोगों की 5000 तस्वीरें हैं जिन्हें जबरन कैद किया गया है। ये जनवरी से जुलाई 2018 के बीच ली गई है। बीबीसी के अनुसार इनमें से 2800 निश्चित तौर पर बंदी हैं। 20,000 उइगरों के इंटरनल डिटेल्स हैं। साथ ही अत्यधिक संवेदनशील स्थानों के फोटो हैं। इन लोगों पर किस तरह की हिंसा हो रही है और उन्हें किस तरह कैद किया गया है, इसे देख दुनिया हैरान है। चीन पर रिसर्च करने वाले शोधकर्ता ने इन फाइलों को ऑनलाइन अपलोड किया है। इन फाइलों में शिनजियांग में कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सचिव चेन क्वांगहो का 2017 का एक भाषण शामिल है जिसमें कथित तौर पर उन्होंने इन डिटेंशन सेंटर से भागने की कोशिश करने वालों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। डिटेंशन सेंटर बढ़ाने का राष्ट्रपति ने दिया था आदेश। वहीं चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री झाओ के झी का 2018 का एक आंतरिक भाषण भी इसमें शामिल है
जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आदेश दिया है कि इन डिटेंशन सेंटरों की क्षमता को बढ़ाया